गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट अध्याय 5 चित्रकूट में भरत। अब इसमें बच्चों हम जानेंगे शब्दार्थ, क्योंकि शब्दार्थ के बगैर हम लेसन को समझ नहीं सकते। तो पहला आपका आएगा शब्दार्थ में अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। उतावले यानी किसी काम में जल्दबाजी करना। लांघना यानी कि पार करना। अनिष्ट का अर्थ होता है बच्चों अशुभ। तुमुलनाद का होता है जैसे भन उत्पन्न करने वाली घड़घड़ाहट या किसी प्रकार की शोर, जैसे एक आहट होती है ना कि गलत चीज़ की आहट होना, उसी प्रकार से यहाँ पर भय उत्पन्न करने वाली गड़गड़ाहट, जिससे हमें जैसे नहीं वो कुछ जैसे गलत होता है तो आभास हो जाता है, उसी प्रकार से। पछाड़ का अर्थ होता है चक्कर खाकर। ढाढ़स का अर्थ होता है बच्चों दिलासा। निष्कटक का अर्थ होता है बाधा रहित। भ्रष्ट का अर्थ होता है दुष्ट। अक्षम्य का अर्थ होता है जो क्षमा ना किया जा सके। और चक्राकर अर्थ होता है बच्चों चक्कर आकर गिरना। आहट आहत का अर्थ होता है दुखी होना या तकलीफ होना। अनुचित जो उचित ना हो। निर्मम यानी कि निष्ठुर कठोर। ग्लानि यानी पछतावा। अग्रज को हम कहते हैं बड़ा, जैसे बड़े भाई को अग्रज यानी बड़ा कहने के लिए संबोधित किया जाता है ये शब्द। घटनाक्रम यानी समय का चक्र, घटना का वह समय। उघत यानी होता है उतारू। सुरम्य का अर्थ होता है आने जाने का सरल रास्ता। औचित्य का अर्थ होता है बच्चों कारण। नैसर्गिक का अर्थ होता है दैवी जगह, जहाँ पर जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जैसे जंगल होता है, पहाड़ होते हैं, ये सभी को दैवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं। उत्कंठा यानी कि आशा या उम्मीद। अब बच्चों यहाँ पर आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है निवेदन। विनम्रता का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक। दृढ़ता का अर्थ होता है बच्चों साहस। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। खड़ाऊ का अर्थ होता है बच्चों लकड़ी की पादुका, जैसे कि ऋषि मुनियाँ उस समय चप्पल जो पैर में पहनी जाती थी तो वो लकड़ी की होती थी, खट्टे खट्टे बोलते थे। आज भी हम कैसे पुराने मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे हमें खड़ाऊ देखने को मिल जाती हैं। चवर का अर्थ होता है जैसे बालों का गुच्छा या डंडों में बांध कर उसे हिलाया डुला जाता है, जिसे हम पंखी भी बोलते हैं। जैसे घरों में देखो आज भी पंखियाँ होती हैं ना चलने के लिए, तो वैसे उस समय पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे बालों के गुच्छे को तैयार करके उसकी पंखी बना के खेली जाते थे। तो यहाँ बच्चों हमारा शब्दार्थ जो होता है वो अब फिनिश हो गया। अब हम जानेंगे हमारे प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर में है, पहले तो आपको जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जैसे हम जो पढ़ते हैं ये कथा है, कथा यानी कि गद्यांश। अब गद्यांश को करने के लिए हमें इसी प्रकार से उसके शब्द की व्याख्या करनी है। तो आपको प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे कि निम्न पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इस व्याख्या को हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने वर्डिंग डाल दिए हैं। जैसे भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था, अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे। अब यहाँ तक बच्चों मैंने क्या किया है, इसे ये अंडरलाइन हो गया है, इसी को रेखांकित वाक्य कहा जाता है। तो अभी हमें इतने की व्याख्या करनी है और इसी में से आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ग, भरत को क्या सामान्य नहीं लगा। घ, अयोध्या नगरी को देखकर भरत ने क्या कहा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, वो भी देख लीजिए। जैसे अब ये प्रश्न था तो हम इसी प्रकार से यहाँ उत्तर लिख के, उत्तर आप किसका दे रहे हो, क का, ख का, ग का कि घ का। तो हम पहले क्या दे रहे हैं, क का दे रहे हैं, तो यहाँ हमने क लिख दिया। क में आ गया संदर्भ। अब संदर्भ हमें कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के 5वें अध्याय के चित्रकूट में भरत से लिया गया है। इसके लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं।
यह मधुकर उपाध्याय हैं। अब ख आता है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या में जैसे यही हमारा सेकंड प्रश्न भी है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत गद्यांश में मधुकर जी ने कैकेयी राज से लौटते वक्त अयोध्या नगरी को यूं शांत, ना कोई कोलाहल, ना कोई चहल पहल, ना चिड़ियों की चहचहाट, एकदम वीरान और दुखी अयोध्या नगरी आज से पहले कभी नहीं थी। मानो इनकी छवि व सुंदरता किसी ने छीन ली है। किसी अशुभ समाचार की तरफ इशारा करती ये अयोध्या नगरी, और वे सहसा कह उठे कि यह मेरी अयोध्या नगरी नहीं है, यह क्या दशा हो गई है मेरे अयोध्या की। तो इस प्रकार से बच्चों फिर हमारा ग प्रश्न था कि भरत को क्या सामान्य नहीं लगा। तो उसका उत्तर है कि सड़कें सूनी, बाग बगीचे उदास, सब कुछ बदला बदला सा था, इसलिए भरत को अयोध्या नगरी सामान्य नहीं लगी। और आखिरी प्रश्न था हमारा, अयोध्या नगरी को देखकर भरत ने क्या कहा। अयोध्या नगरी को देखकर भरत ने कहा, यह अयोध्या मेरी नहीं है। अब इसी प्रकार से हमारा जो पहला संदर्भ से व्याख्या थी वो सारी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से हमें उसे लिखना है। अब हम आएंगे इसी प्रकार से मैंने लेसन से और भी संदर्भ से व्याख्या आपको दी गई है बच्चों, जिसमें मैंने अब ख डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं डाला है, प्रश्न सेम वही रहेगा बच्चों, प्रश्न ही चेंज होगा। लेकिन हम कई गद्यांश लेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट है वो हमें से यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ख में लिया है कि भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मतलब इतने में हमने इसको क्या किया, रेखांकित शब्द कर दिए हैं। ये अंडरलाइन हो जाता है तो ये रेखांकित शब्द हो जाता है। अब उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो प्रश्न में क और ख प्रश्न जो होते हैं बच्चों इसमें वो सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद आता है ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ प्रश्न आपके बदलेंगे क्योंकि हमने जिस प्रकार से गद्यांश लिया रहता है उसी प्रकार से हम उसमें प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ आपका ग आ गया कि भरत ने महर्षि से क्या कहा, और घ आता है कि भरत ने कहाँ जाने की बात कही। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रश्न। अब उसी प्रकार से हमारे उत्तर आएंगे बच्चों। यहाँ पे उत्तर ख का क है संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के 5वें अध्याय के चित्रकूट में भरत से लिया गया है, जहाँ भरत महर्षि से राजगद्दी के प्रस्ताव को ठुकरा कर उन्हें राम को मनाकर लाने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम आगे क्या जानने वाले हैं उसके बारे में संदर्भ में हमें थोड़ी सी बात लिखनी होती है। संदर्भ लिखने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है और ये लिखने आना चाहिए। इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। फिर हमने उसकी यहाँ पे देखिए व्याख्या कर दी है। व्याख्या में वही है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करके जो हमने रेखांकित अंश किए उसका आपको अर्थ लिख देना है। अर्थ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश में भरत ने राजगद्दी को अस्वीकार कर दिया और उनसे कहा कि वे इसके अधिकारी नहीं हैं। यह राज्य राम का है और वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह राज्य लेकर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। हम सभी बन जाएंगे और राम को मनाकर वापस लाएंगे। ये आपका व्याख्या हो गया। अब प्रश्न ग का उत्तर है कि भरत ने महर्षि से कहा कि मुनिवर यह राज्य राम का है और वही इसके अधिकारी हैं। और प्रश्न घ का उत्तर आएगा कि भरत को वन जाने की बात की और राम को वापस लाने की बात वो करते हैं। फिर इसी प्रकार से हमारा तीसरा भी ग, ये भी रेखांकित अंश है बच्चों कि राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको रेखांकित अंश किया है। अब इसी से चुनिंदा हमारे प्रश्न होंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है। और ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और ग है बच्चों, राम के ना लौटने की स्थिति में भरत के क्या भाव थे। और घ आता है कि भरत ने राम से क्या कहा। अब हमारा संदर्भ आप समझ गए हैं कि हमें संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपको लेसन में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जिस भी पंक्ति का मैंने आपको रेखांकित किया आपको उसका अर्थ लिखना है, उसे एक्सप्लेन करके समझाना है। और ग,
कि यहाँ पे जैसे राम के ना लौटने की स्थिति में भरत के क्या भाव थे। राम के ना लौटने की स्थिति में भरत में निराशा के भाव थे। ग भरत ने राम से क्या कहा। भरत ने राम से कहा कि मैं अपनी खड़ाऊं, यानी भरत ने राम से कहा कि वे अपनी खड़ाऊं दे दें। तो ये प्रार्थना के साथ बच्चों हमारा यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या समाप्त होती है। अब आपका प्रश्न 2 आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कैसे होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को हमें कैसे करना है कि कैकेयी राज ने भरत को किसके साथ विदा किया। यहाँ पर उत्तर आएगा बच्चों कि कैकेयी राज ने भरत को 100 रथों तथा सेना के साथ विदा किया। अब प्रश्न हमारा 2 आएगा कि दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया। तो दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को कैकेयी ने दिया। प्रश्न नंबर 3, मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया। तो यहाँ पर उत्तर होगा मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के पास ले आए। वह उसे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन भरत ने उसे बचा लिया। अब प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण सेना देखकर उत्तेजित क्यों हो गए। तो लक्ष्मण को सेना देखकर यह भ्रांति हुई कि भरत उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं ताकि वो एक छत्र राज्य कर सकें, इसलिए वह उत्तेजित हो जाते हैं। अब आता है हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 5, राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, उतावलापन ठीक नहीं है। अब बच्चों यहाँ आता है कि हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ये भी कुछ प्रश्न है जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ दिया है कि जिससे हम उससे पूरे लेसन को भी समझ सकें और क्वेश्चन आंसर का सही ढंग से जवाब दे सकें। तो भरत की चिंता का क्या कारण था। अब यहाँ उत्तर होगा अयोध्या की घटनाओं से अनभिज्ञ होते हुए भी भरत चिंतित थे। उन्होंने एक अजीब सा स्वप्न देखा था। वृक्ष और समूह सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। भरत इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, पर वे भयभीत जरूर थे, यानी वे भयभीत थे। अब यहाँ आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, भरत और कौशल्या में क्या बातें हुई। तो यहाँ उत्तर होगा बच्चों कि भरत और कौशल्या ने लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रो पड़े। आहत कौशल्या ने उनसे कहा कि अयोध्या का राज अब भरत का है, लेकिन कैकेयी द्वारा राज लेने का तरीका अनुचित था। भरत उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी सफाई पेश करते हैं और कैकेयी के व्यवहार पर भी ग्लानि व्यक्त करते हैं। अब बच्चों यहाँ हमारा प्रश्न आ जाएगा 8 कि कैकेयी ने राम के वनगमन के बारे में क्या बताया तथा भरत को राजगद्दी संभालने के लिए कैसे प्रेरित किया। तो यहाँ पर उत्तर होगा राम के वनगमन के बारे में बताते हुए कैकेयी ने कहा, महाराज दशरथ के दंड स्वरूप वन को नहीं गए, इसके लिए मैंने ही प्रार्थना की थी। यही तुम्हारे हित में था, तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। यही कहकर वरदान की सारी बात बताई और कहा कि अयोध्या का निष्कंटक राज अब तुम्हारा है। अब बच्चों यहाँ आएगा प्रश्न नंबर 9, भरत के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि हमें भरत के चरित्र से त्याग, भातृ प्रेम और नीति के अनुसार आचरण करने की ऐसी अनुपम सीख मिलती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। भरत के हाथ आए अयोध्या के निष्कंटक राज्य को ठुकरा दिया, जो त्याग का अनुपम उदाहरण है। राम को मनाने के लिए वो वन जाते हैं, भातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण भी दुर्लभ है बच्चों। तो ये जो 2 बातें हैं जो भरत की शिक्षा जो कि ये करना बहुत मुश्किल है, कि यहाँ पर भरत की छवि को हमें देखते हुए सीखना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 10, राम सच्चे पितृ भक्त थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उत्तर आएगा बच्चों, राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित कर दिया था। राज्याभिषेक होना ही शेष था, किंतु कैकेयी द्वारा राजा दशरथ वरदान में बंध कर राम को वनवास देते हैं और वे जाने को तैयार हो जाते हैं। वनगमन भी उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार किया।
भरत के वन जाने और राम को मनाने पर भी वे पिता की आज्ञा अनिवार्य है। ऐसा कहकर उनकी मृत्यु के पश्चात भी अपना वचन नहीं तोड़ते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राम सच्चे पितृभक्त थे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। इसको अच्छे से आप लिख के और रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड डे बच्चों।